मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रताप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का शीर्षक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है, समसामयिक है और आप लोगों की अपेक्षाओं जिज्ञासाओं के अनुरूप। शीर्षक का नाम है केपी ज्योतिष में होरारी कुंडली का महत्व, आधार एवं उपयोगिता। केपी ज्योतिष मतलब कृष्णमूर्ति ज्योतिष। इम्पॉर्टेंस, बेसिस एंड यूटिलिटी ऑफ होरारी होरोस्कोप इन केपी एस्ट्रोलॉजी। जी हाँ मित्रों, ये जिज्ञासा हमेशा रहती है कि होरारी कुंडली पर एक विस्तृत वीडियो दिया जाए। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे अनुरोध है, आग्रह है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो बेल आइकन आती है उसे क्लिक जरूर कर दीजिए। ऑल के बटन पर पुश कर दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, तभी उसका सही संज्ञान आप ले पाएंगे। और वीडियो को अपने मित्रों को जरूर शेयर करिए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक जरूर। आगे बढ़ते हैं मित्रों। होरारी कुंडली का मतलब होता है प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली ज्योतिष में जो महत्व जन्म कुंडली का है वही प्रश्न कुंडली का है। बहुत सी स्थितियां ऐसी होती हैं, जन्म कुंडली तभी बनाई जा सकती है जबकि जातक का जन्म का समय अर्थात दिनांक और डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ सही हो। कभी कभी जातक के पास वह नहीं होता है, तो उसी के लिए प्रश्न कुंडली हमारे विद्वानों ने, मनीषियों ने बनाया और दोनों का संदर्भ एक ही है। जिस प्रकार से बच्चा जब गर्भ धारण करता है और उसके बाद जब जन्म लेता है तो जिस क्षण वो जन्म लेता है उसी जन्म समय के आधार पर जन्म कुंडली तैयार होती है। उसी तरह से प्रश्न भी एक गर्भ धारण की तरह होता है। प्रश्न किसी भी व्यक्ति या परीक्षक के अंदर पैदा होता है और वो जब प्रश्न करता है उस समय के आधार पर प्रश्न कुंडली तैयार होती है। दोनों के उत्तर देने का नियम एक ही है। सब में वही पुराने नियम है जो हैं। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? प्रश्न कुंडली की आवश्यकता मैंने बताया कि इसलिए पड़ी। एक तो जिसके पास जन्म का समय नहीं है उसका ज्योतिष, उसका प्रेडिक्शन, उसका समाधान कैसे हो ज्योतिषी आधार पर, उसका जिज्ञासा कैसे समाधान हो, उसको सही चीज कैसे प्राप्त हो। और दूसरा स्थिति ये होती है कि ज्योतिष का जो ये जन्म कुंडली वाला विधान है ये जीवन आधारित होता है। इसमें लेंदी होता है। किसी छोटे छोटे प्रश्न, तात्कालिक प्रश्नों का समाधान खोजना, ढूंढना लंबा प्रोसेस अपनाता है और तत्काल उसको निर्णय नहीं लिया जा सकता। जबकि प्रश्न कुंडली में आप तुरंत उसका समाधान ढूंढ सकते हैं, उसका उत्तर ढूंढ सकते हैं कि ये घटना घटित होगी कि नहीं होगी, होगी तो कब होगी। जबकि जन्म कुंडली एक सागर की तरह है, उसमें नहीं। अब विषय दूसरा पैदा होता है कि प्रश्न कुंडली पर हम बात कर रहे हैं। प्रश्न कुंडली जो प्रचलित है, जो ऋषि प्रणीत है, जो पहले से आ रही है, वो समय आधारित, मतलब जिस समय जहाँ तक प्रश्न करता है, परीक्षक कहते हैं उसको, उस समय की कुंडली उसी तरह से बनाई जिस तरह से जन्म कुंडली बनी। और जिस तरह से जन्म कुंडली में फलादेश के नियम है, वही नियम प्रश्न कुंडली में भी है। लेकिन कालांतर में परीक्षकों की संख्या बढ़ने लगी, लोगों की समस्याएं अनंत होने लगी। अब एक समय में जिस समय परीक्षक आया उसी समय अनेक परीक्षक आ सकते हैं और सबकी कुंडली यही वही होगी और ये प्राय प्रश्न भी एक जैसे हो सकते।
तो उसका उत्तर देने में दिक्कत होती है, वो गलती हो सकती है। इस तरह से हमारे ऋषियों मनीषियों विद्वानों ने उसका विकल्प ढूंढना शुरू किया। तो दो विकल्प इसमें आए, एक तो संख्यात्मक विकल्प आया, और संख्यात्मक विकल्प में तमाम लोगों ने तमाम विधाएं दिया है, लेकिन उत्तर कालामृत में एक विधान आया नवांश आधारित, नवमांश आधारित। जिस तरह से 12 राशियों में 108 नवांश होते हैं, एक राशि में 9 नवांश होता है। नवांश कुंडली आप बना के देखे भी हैं, जानते भी हैं। बिना तारासरी ज्योतिष से, बिना वैदिक ज्योतिष से, बिना प्रचलित ज्योतिष से आगे बढ़े हम केपी की तरफ नहीं बढ़ सकते। प्रायः अधिकतम समय हम लोग या हमारे विद्वान या ज्योतिषी लोग उसी वैदिक ज्योतिष में ही देते हैं, साथ ही इसकी जानकारी सकते हैं। तो उत्तर कालामृत में नवांश के आधार पर परीक्षक से 1 से लेकर 108 संख्याएं पूछा जाता है, और उसमें 9 का भाग दिया जाता है, क्योंकि नवांश 9 उस तरह से लग्न निकल जाती है। उसी आधार पर फल कथन उस विधा के अंदर किया जाता है। लेकिन कृष्णमूर्ति जी की केपी पद्धति आधारित होरारी संख्याएं, इसके बारे में आपने सुना होगा, 1 से लेकर 249 होती है। ये 1 से 249 उनको देने की क्या जरूरत पड़ी, लेकिन ये बहुत ही आध्यात्मिक, बहुत ही तथ्यात्मक और वैज्ञानिक है, तार्किक। क्यों? क्योंकि इन्होंने नक्षत्र आधारित ज्योतिष की शुरुआत किया, जो पूर्व की प्रचलित ज्योतिष है उससे ज्यादा नियम सूत्र इन्होंने दिए, और सरल और सटीक नियम दिए, जो पूर्णतया लागू होते हैं और प्रभावित करते हैं ज्योतिषियों। आज एक विचारधारा ये बनी है कि केपी सिस्टम के फलादेश सटीक होते हैं। लोगों की रुचि और जिज्ञासाएं बढ़ रही हैं, और इसकी तरफ लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब हम आते हैं 1 से लेकर 249 तक की संख्याओं के बारे में। हमने कई वीडियो में बार बार अध्ययन किया, अभ्यास किया है, आपको बताया है, आप अवगत हैं। मित्रों, 1 से लेकर 249 तक की संख्या कृष्णमूर्ति जी ने क्यों दिया? उन्होंने राशि को नक्षत्रों में पहले से परंपरा थी, लेकिन नक्षत्रों को 9 भागों में बांट दिया, एक नक्षत्र, उसको उपभाग कहते हैं, सब डिवीजन कर दिया। और 27 नक्षत्रों को जब 9 भागों में उन्होंने बांटा, 9 भागों, तो 243 भाग हुई। लेकिन जो राशियों में विभाजन शुरू हुआ, तो एक नक्षत्र 2 राशियों में आते थे बॉर्डर में, कहीं कहीं उनकी भी संख्या 6 बढ़ी। इस नाते उन्होंने 6 अंक और जोड़ के 249 कर। आइए थोड़ा सा उसके विस्तार में हम चलते हैं। जैसे होरारी संख्याओं का विस्तार 1 से लेकर 249 तक। एक राशि में जैसे मेष है तो इसमें 22 अंक हैं, इस तरह से वृष में 21 अंक हैं, इस तरह से 12 राशियों में कहीं 20, कहीं 21, कहीं 22, इस तरह से 249 अंकों के आधार पर इसका डिवीजन किया गया है। अब जैसे एक अंक का विस्तार हम बता रहे हैं, एक अंक का विस्तार यही है कि एक अंक मतलब मेष राशि, 1 से लेकर 22 अंक तक मेष राशि में आता है। और मेष राशि में 0, 0, 0 अर्थात 0 अंश 0 कला 0 विकला से 0 अंश 46 कला और 0 विकला तक केतु का, मतलब मंगल के नक्षत्र में, मंगल की राशि मेष में केतु का नक्षत्र और केतु का उप नक्षत्र आता है एक अंक के अंदर। और 2 के अंदर आता है 0, 46 0 से अर्थात मंगल की मेष राशि में केतु के नक्षत्र और शुक्र का उप नक्षत्र आता है 3 डिग्री, मतलब 46 कला से 3 डिग्री तक शुक्र का उप नक्षत्र आता है। तो इस तरह से 249 संख्याओं में जो विस्तार बनाया गया वो तार्किक है, वैज्ञानिक है। बार बार हमने समझाया है कि जब 120 साल में केतु का 7 साल
तो 7 साल में कितना। इस तरह से 120 में शुक्र का 20 साल तो 7 साल में कितना। इस तरह से उपनक्षत्रों को निकाला गया और इन उपनक्षत्रों को भी 9 भागों में बांट के उप नक्षत्र में विभाजन किया गया। वर्तमान युग में कुछ विद्वान गण उसको भी संख्या का रूप दे करके सब लॉर्ड को 2193 उन संख्याओं को करते हैं और कहते हैं परीक्षक से कि 1 से लेकर 2193 तक की संख्या में एक कोई संख्या बोलिए, उसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप। लेकिन मित्रों, हम जो कृष्णमूर्ति जी ने दिया है 1 से लेकर 249 तक की संख्याएं, हम उस पर आधारित बात कर रहे हैं, उस पर विश्वास भी करते हैं, उसमें सटीक फलाविदेश भी आज मिल रहा है। इसका आध्यात्मिक आधार क्या? ज्योतिष एक दैव विज्ञान है, एक सभी जानते हैं। ज्योतिष की एक मान्यता है कि हम जो भी आज कर रहे हैं, जो भी इवेंट हमारे जीवन में आ रही हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, ये पूर्व नियोजित, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। थोड़ा सा ग्रेड अपग्रेड हम कर सकते हैं, लेकिन ये पूर्व नियोजित है। कोई घटना आकस्मिक नहीं होती। कोई एक्सीडेंट हो गया तो आकस्मिक नहीं है, बल्कि ये पूर्व नियोजित है, प्री प्लान्ड है। तो हम कोई भी एक्टिविटी जो करते हैं, क्रियाकलाप, कहीं न कहीं ये हमको प्रकृति या हमारा दैव नियंत्रित करता है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात जो ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड में, जो हमारे पिंड में है वही ब्रह्मांड में। और ज्योतिष की ये मान्यता है, हमारी भी मान्यता ये होनी चाहिए, क्योंकि ये फलादेश में हमको सब सही घटित होता है तो हमारा विश्वास बढ़ता है। हम ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, विद्वान हैं, दर्शक हैं, परीक्षक हैं, जातक हैं, जो भी हैं, हमको पहले ये शास्त्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, जानकारी चाहते हैं, उसमें विश्वास। ज्योतिष की मान्यता है कि एक परीक्षक या प्रश्न करने वाला ज्योतिषी के पास तभी आता है जब दैव द्वारा प्रेरित होता है, या उस पूर्व नियोजित प्री प्लान्ड वो उस तरीके से वो घटना ज्योतिषी के पास जाने वाली घटना घटी। और ये ज्योतिषी भी तभी बता पाता है जब उसका उचित निर्देश होता है, प्री प्लान्ड होता है। और प्रश्नकर्ता का उत्तर प्रश्नकर्ता ही देता है, क्योंकि जब हम कहते हैं 1 से 249 तक की संख्या बताओ, इसका मतलब उसी संख्याओं में उसका उत्तर निहित है, और वह जो संख्या बोलता है इसका मतलब वही उत्तर दे रहा है। और ये भी प्री प्लान्ड है, ये प्रकृति प्रदत्त है। हमारे आत्म तत्व का तार जब ब्रह्मांड तत्व से जुड़ता है तो हम कोई संख्या देते हैं, और उस समय जो संख्या देते हैं स्थिर मन से, सही मन से, वो संख्या पर जो कुंडली बनती है, वो फलादेश जो देती है वो एकदम सटीक देती है। कभी कभी हम तनाव में होते हैं, सही दिमाग में नहीं होते, उलझन में होते हैं, तो प्रश्न कुंडली का उत्तर गलत भी हो जाता है। और अगर आप परीक्षक तनाव में नहीं है, ज्योतिषी ही तनाव में है, उस समय भी उत्तर गलत होने की संभावना होती है। और इसको मापने का भी तरीका इसमें है, पाए हम प्रमादवश या विलंब होने के भय से इसको नहीं करते। अगर किसी परीक्षक से संख्या बोली गई, अब जैसे 1-2 उदाहरण हमने दिया, द्वितीय ये यहाँ है, इसी तरह से 1 से 249 तक की संख्याएं का विस्तार है और इसका वैज्ञानिक आधार है। इसमें किस राशि में, अब जैसे एक संख्या को हमने लिया तो 000 मतलब 0 अंश 0 डिग्री 0 कला पर एक अंश का विस्तार है। इसमें हम प्रारंभ बिंदु को ही लेते हैं, प्रारंभ बिंदु को लग्न मान करके, लग्न का उदय इसी प्रारंभ बिंदु पर होता है हर संख्या।
और 12 भाव, 12 भावों को कस्फल भाव कहते हैं, जो भावारंभ जिसको कहते हैं। सिरा जिस कस्फ माने होता है सिरा। इस तरह से जैसे जन्म कुंडली तैयार होती है, प्रश्न कुंडली तैयार होती है। प्रश्न कुंडली में भी लग्न कुंडली, कस्प कुंडली और कस्फल सिग्निफिकेटर्स, प्लेनेटरी सिग्निफिकेटर्स, ग्रह स्पष्ट दशा, अंतरदशा आदि आदि, जो भी हम उसमें विस्तार करके और उसका समन्वय करके फलादेश करते हैं, इसमें भी हूबहू वही चीज आ जाती है और जो भी बताया जाता है सही होता है। तो उदाहरण के लिए हम देते हैं कुछ भाव विषयक उदाहरण। जैसे कुंडली तैयार हो गई, आज तो सिस्टम है आपके लैपटॉप में, सॉफ्टवेयर अच्छे क्वालिटी का है, तो जो ही आप संख्या डालेंगे और स्थान डाल देंगे, पुश करेंगे, तो पूरी चार्ट आपके सामने होगी और आपकी अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार फलादेश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी परीक्षक का सवाल संतान विषय, तो अभी आप सभी जानते हैं संतान का भाव 5वां होता है, 2 और 11 उसके सहायक भाव, अर्थात 5, 2, 11, अर्थात पंचम भाव का उप नक्षत्र स्वामी अगर 2, 5, 11 भावों को बता रहा है या इसमें से किसी एक भाव को दर्शा रहा है, तो संतान जन्म संबंधी या संतान सुख संबंधी निराकरण उसका हो जाएगा। इसमें थोड़ा नियम यही होता है प्रश्न कुंडली में कि सबलाड़ उस भाव का उपनक्षत्र स्वामी बकरी हो तो मार्गी होने पर काम करेगा, लेकिन बकरी ग्रह के नक्षत्र में हो तो उसका उत्तर निगेटिव हो जाएगा, भले उन भावों का कार्य। इसका ध्यान जरूर दीजिए। और अब जैसे 5वां भाव है, संतान विषयक प्रश्न है। अब जातक स्थिर दिमाग से प्रश्न किया है कि नहीं किया है, उसका सही उत्तर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसको अगर आपको कसना है कसौटी पर, तो आपको देखना पड़ेगा जो कुंडली तैयार होती है, चंद्रमा मन का कारक होता है। चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा और उसकी जिस नक्षत्र में वो नक्षत्र का स्वामी क्या 2, 5, 11 से कोई संबंध बना रहे हैं, अर्थात 2 और 11 सहायक भाव है संतान प्राप्ति के लिए, पंचम भाव संतान। 2, 5, 11 भावों में से किसी भाव से चंद्रमा का संबंध हो, अर्थात चंद्रमा स्वयं हो उस भाव में या चंद्रमा की राशि, चाहे 2 में, चाहे 11 में, चाहे 5 में। चंद्रमा स्वयं नहीं है तो चंद्रमा का जो नक्षत्र स्वामी है उसका संबंध 2, 11 और 5 से होना चाहिए। तब ये मानिए कि स्थिर दिमाग से जातक ने परीक्षक ने प्रश्न किया। अगर ये चीजें नहीं मिलती हैं तो कहीं न कहीं उसका मन स्थिर नहीं है और जो उत्तर दिया जाएगा वो गलत होगा। तो नियम तो यही है कि अगर इस तरह की नापने पर नहीं आ रही है बात तो टाल दिया जाए, दूसरे समय परीक्षक को बुलाया जाए, ये सबसे उचित होगा। लेकिन हम जल्दबाजी में अगर करते हैं तो कभी कभी भूल के, प्राय ऐसा होता है, एक संबंध रहता है, लेकिन कभी कभी उजलत में किए गए प्रश्न, और कभी कभी ज्योतिषी भी मनुष्य है, वो भी स्थिर दिमाग से नहीं है, किसी परेशानी में है तात्कालिक, तो संख्या ले लेना चाहिए और बाद में स्थिर दिमाग से उसका कुंडली तैयार करके परीक्षक को जवाब देना चाहिए, यही नियम संगत। तो मित्रों, भाव विषयक प्रश्नों का समाधान भी हो गया और हमने कुछ उदाहरण भी दिया है। होरारी कुंडली का बहुत ही महत्व है। हर प्रश्न का समाधान आप होरारी कुंडली तैयार करके 1 से लेकर 249 तक की संख्याओं के आधार पर आप दे सकते हो। आज का युग तो और आसान है। पहले समय में जब सॉफ्टवेयर नहीं होते थे तो हाथ से जब तैयार करना पड़ता था, बहुत श्रम और समय था। उचित यही होगा कि अगर ज्योतिष का अध्ययन और शोध आप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो अच्छे क्वालिटी का सॉफ्टवेयर रखिए और सिस्टम रखिए लैपटॉप, तो आपको जल्दी सफलता मिलेगी। अध्ययन और अभ्यास
हर आदमी को पारंगत बनाता है। अपना अध्ययन और अभ्यास आप कायम रखिए, निश्चित ही जो इसमें रुचि रखते हैं पारंगत हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी रुचि है तो अच्छे विद्वान के पास जाकर के अच्छे विद्वान की तलाश तो कर सकते हैं, उसमें जानकारी हो। जैसे आपकी अच्छी जानकारी तो अच्छे डॉक्टर को आप तलाश करोगे, उससे अच्छी जानकारी कुछ है, पढ़े लिखे अनुभव हो तो अच्छे विद्वान ज्योतिषी की भी आपको समझ हो जाएगी और उससे आप लाभ ले सकते। तो मित्रों, हमने महत्व भी बताया, इम्पोर्टेंस, आधार जो है यही है। नक्षत्रों के उप नक्षत्र जो है होरारी प्रश्न के यही आधार है। 1 से लेकर 249 संख्याएं जो बनी हैं उप नक्षत्रों के आधार पर। और पहले तो नवांश आधारित था, लेकिन अब उप नक्षत्र आधारित हो गया है। 1 से 249 तक की संख्याएं जो ज्यादा सटीक हैं और निर्विवाद और यूटिलिटी माने उपयोगिता, इसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा है, क्योंकि तात्कालिक हर प्रश्न का समाधान जो जन्म कुंडली से जहां आप उलझे हुए हो नहीं पा रहे हैं और वहां प्रश्न कुंडली से आप तत्काल देख करके किसी भी व्यक्ति को बता सकते हैं। और जिसके पास जन्म कुंडली नहीं है उसके लिए तो प्रश्न कुंडली संजीवनी के समान है मित्रों। नाते ज्योतिष अधूरा नहीं है, न अछूता है। हर विषय का समाधान, हर प्रश्न का समाधान आप जन्म कुंडली के आधार पर, प्रश्न कुंडली के आधार पर दे सकते हैं। खास करके भी ज्योतिष के नियम और सूत्रों को अपना कर आप यश के सम्मान के भागी हो सकते हैं, लोक कल्याण भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने विस्तार से इसका विवेचन किया है, आप इसको समझ गए होंगे। हमने दिया भी है कुछ नोटिंग, इसके भी अर्थ को आप समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः हार्दिक शुभकामनाएं।